हमारा चैनल पीके चैनल LM में आप सबका स्वागत है। आज हमारा एपिसोड नंबर 10 स्टार्ट होगा। एपिसोड नंबर 10 लॉ के इस क्लास में आज आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं कंप्लेंट केस कैसे ड्राफ्ट होता है। इसके पहले हमें बता दें कि कंप्लेंट केस होता क्या है। तो क्रिमिनल केस जब भी हम करते हैं किसी पे, जब कहीं कोई अपराध होता है तो हम क्रिमिनल केस दाखिल करते हैं दो तरह से। पहला, यदि हम थाना में केस करते हैं पुलिस के समक्ष तो उसे FIR करना कहते हैं कि FIR संस्थित हो गया। और थाना केस लेने से इनकार करे या कोई भी कारण से अपने मन से हम डायरेक्ट किसी केस को न्यायालय में संस्थित करते हैं, न्यायालय में दाखिल करते हैं, तो उसे कंप्लेंट केस दाखिल करना कहते हैं। यानी क्रिमिनल केस दो तरह से दाखिल होता है। पुलिस के यहाँ जो दाखिल होता है उसे FIR कहते हैं या पुलिस केस कहते हैं, और जो न्यायालय में दाखिल हुआ उसे कंप्लेंट केस कहते हैं। तो कंप्लेंट केस ड्राफ्ट कैसे होता है ये आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कोर्ट का नाम लिखते हैं। इन द लर्निंग कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पटना। ठीक है, कोर्ट का नाम ले लिए। उसके बाद लिखते हैं कंप्लेंट केस नंबर। कंप्लेंट केस नंबर 2024। न्यायालय में केस फाइल करने के बाद केस का नंबर जो पड़ता है उसे यहाँ फिलअप किया जाता है। कंप्लेंट केस नंबर, उसी नंबर से केस जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं केस करने वाले का नाम। उसे अंग्रेजी में कंप्लेनेंट कहते हैं, हिंदी में वादी कहते हैं। यानी पहला, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कॉम्प्लेनेंट। ठीक है, यहां कॉम्प्लेनेंट का नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे, मिस्टर विनोद कुमार। एज भी लिखेंगे, एज अबाउट 44 ईयर्स। ठीक है, सन ऑफ श्री राम प्रवेश सिंह, रेजिडेंट ऑफ, जहाँ का भी हो, PS। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पटना। ये हो गया कंप्लेनेंट का एड्रेस। इसके बाद दूसरा कॉलम में लिखते हैं जिस पर हम केस करने जा रहे हैं, जिसने अपराध कारित किया है उसके खिलाफ, यानी मुदाले, जिस मुदाले के खिलाफ हम केस करने जा रहे हैं उसका नाम लिखते हैं दूसरा कॉलम। नेम एंड एड्रेस ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन्स। पर्सन या पर्सन्स, अगर ज़्यादा आदमी हो तो पर्सन्स, अगर एक हो तो सिर्फ पर्सन। और यहाँ पे लिखते हैं मान लिया रत्नेश ने अपराध किया है, उसके खिलाफ कंप्लेंट केस करने जा रहे हैं, तो रत्नेश मुदाले हुआ, इसका नाम यहाँ लिखेंगे। एक्यूज्ड मीन्स मुदाले। रत्नेश कुमार, एज अबाउट ईयर्स, मेल, सन ऑफ, जो भी हो, रेजिडेंट ऑफ, विलेज, जो भी हो, PS, डिस्ट्रिक्ट पटना। अगर एक से ज़्यादा मुदाले होगा तो ऐसे करके लिखेंगे, इसको 1 कर देंगे, दूसरा में यहाँ कर देंगे
तीसरा हम यहाँ कर देंगे, सबका नाम एड्रेस लिखेंगे और कर देंगे ऐसे एक्यूज पर्सन्स। नहीं, एक्यूज का तो नाम यहाँ हो ही गया, ए नहीं लिखाएगा, इतना ही, ऐसे ही नेम एंड एड्रेस ऑफ एक्यूज पर्सन्स हो गया। अगर एक हो तो एक ही, ये नंबर देना जरूरी नहीं है, एक से ज़्यादा अगर है तो नंबर देंगे 1 2 3, ठीक है। तीसरा कॉलम में लिखेंगे साक्षियों के नाम यानी गवाहों के नाम एवं पता, जिससे आप कोर्ट में गवाही दिलाना चाहते हैं, जो घटना देखा है उन गवाहों का नाम और पता लिखेंगे। नेम एंड एड्रेसेज ऑफ द विटनेसेज, विटनेसेज मतलब गवाहें, ठीक है। कम से कम 3 गवाही दें। यहाँ मिस्टर आर कुमार, एज्ड अबाउट, उसी तरह से सन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पीएस डिस्ट्रिक्ट, इसी तरह से दूसरा भी गवाह भी, तीसरा गवाह भी। फिर लिखेंगे अन्य गवाहों के नाम बाद में दिए जाएंगे आवश्यकता अनुसार। तो लिखते हैं यहाँ नेम एंड एड्रेसेज may be given later on, यानी बाद में देंगे, according to necessity, ठीक ना। ऐसा लिख सकते हैं, अन्य गवाहों के नाम में पता आवश्यकता अनुसार बाद में दिए जाएंगे। एक गवाहों के नाम हो गया। अभी तक हम लिख रहे थे केस करने वाले का नाम यानी कॉम्प्लेनेंट का नाम, हिंदी में से वादी कहते हैं। मुदालियों के नाम यानी जो मुदाले हैं, उसके बाद गवाहों के नाम। अब लिखेंगे घटनास्थल जहां घटना घटा है, चौथा कॉलम में लिखेंगे प्लेस ऑफ ऑकरेंस, हिंदी में कहते हैं इसे पीओ, संक्षेप में कहते हैं पीओ, हिंदी में कहते हैं घटनास्थल, समझे। तो घटनास्थल जहां का है वहां लिख देंगे, मान लिया है एट द रेजिडेंस ऑफ कॉम्प्लेनेंट, कॉम्प्लेनेंट का जो एड्रेस है उसका एड्रेस यहाँ लिख देंगे, यानी उसके घर पे हुआ है ऑफेंस तो एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। इसका एड्रेस लिखेंगे पूरा जो ऊपर में लिखे थे। पचमा में लिखेंगे डेट एंड टाइम ऑफ द ऑकरेंस। ऑकरेंस मीन समझ रहे हैं, ऑकरेंस मतलब मीन्स घटना, यानी घटना स्थल, यह हो गया घटना स्थल, ठीक है। और यह हो गया घटना स्थल की का समय और तिथि, घटना स्थल का समय एवं तिथि, ठीक है, या तिथि एवं समय बात एक ही है, ठीक है। 5 कॉलम हो गया। छठा कॉलम में लिखेंगे नेचर ऑफ ऑफेंस, नेचर ऑफ ऑफेंस। तो जिस धारा में अपराध के अनुसार जो धारा बनता है उन धाराओं का वर्णन करेंगे। तो हो गया 323 अंडर सेक्शंस, यानी अंडर सेक्शंस 323, 504, 406 ऑफ द आईपीसी, यानी इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पेनल कोड। और अगर एनआई एक्ट भी लगा हुआ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसको भी लिख सकते हैं। एंड अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चेक का डिफॉल्ट वाला केस, या जो भी धारा हो, जिस धारा में भी अपराध बनता हो उसको यहाँ लिखेंगे। बहुत सारे दूसरे धारा में भी ऑफेंस होता है, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ से द हम्बुल
complaint petition filed on behalf of the complainant, यानी परिवादी की तरफ से, यानी वादी की तरफ से यह कंप्लेंट दाखिल किया जाता है। समझ गए? कंप्लेनेंट मीन्स परिवादी भी होता है या वादी भी होता है। समझ गए? केस करने वाले को हिंदी में परिवादी या वादी कहते हैं, या शिकायतकर्ता भी कहते हैं। और यहां से लिखाएगा मोस्ट रिस्पेक्टफुली सिवेथ, उसी का संक्षिप्त रूप है मोस्ट रिस्पेक्टफुली सिवेथ। अब यहां से लिखना शुरू करेंगे पहला। अब जो केस का आपका सारांश है वो कहानी लिखेंगे डायरेक्ट। अब ठीक है, अब लिखते हैं दैट, केस की कहानी लिखते हैं जैसे कि FIR में लिखते थे वैसे ही। दैट द complainant had given a loan friendly loan of rupees 5 lakh to the accused R. Kumar on 17/8/2023 and the accused person had promised to refund that amount within 6 months. After 6 months, ठीक है। 5 लाख रुपया लोन लिया था 17/8/23 को और 6 महीना में देने के लिए वादा किया था। अगला पैरा, दैट आफ्टर lapse of 6 months the complainant started to demand his money of rupees 5 lakh from the accused, and after several demands the accused issued a check of rupees 5 lakh on 2/5/2024 to the complainant bearing check number 00114 of SBI मीठापुर पटना branch, but this check got dishonored bounced or returned unpaid.
when the complainant deposited it in his bank account on 4/5/2024। जब कंप्लेनेंट बहुत सेवरल डिमांड्स के बाद जो है कि मुदाले जो है 5 लाख का चेक उसको दिया था और कंप्लेनेंट जब उसको जमा किया अपने बैंक में तो बाउंस हो गया, नहीं भजा। ऑन अकाउंट ऑफ इनसफिशिएंट फंड, सफिशिएंट फंड यानी कि फंड में पर्याप्त निधि नहीं था जिसके चलते बाउंस हो गया। ठीक है, that thereafter the complainant talked with accused and stated about the check returned unpaid and demanded his money, but the accused slapped the complainant and threatened to dire consequence and outrightly refused to refund the same। ठीक है, छठा, thereafter the complainant sent a legal notice on 5/5/2024 to the accused, but the accused did not reply of the same within 30 days। 7. That the accused has committed criminal offense with the complainant कंप्लेन हो गया, कंप्लेन ड्राफ्ट हो गया, अब प्रेयर बनाएंगे। कंप्लेनेंट के साथ जो मुदाले ने अपराध किया उसका सारा वर्णन हो गया, अब प्रेयर बनाएंगे। इट इज therefore prayed that your honor may be pleased to take cognizance of the offense
against the accused of the accused and be pleased to take be pleased to summon the accused for further action, and for this the complainant shall ever pray। कॉम्प्लेनेंट पूरा ड्राफ्ट हो गया, उसका प्रेयर भी यहाँ लिखा गया। प्रेयर अपना लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कंप्लेन जो लिखे हैं वो भी अपना लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कंप्लेन पिटिशन समाप्त हो गया। आज का चैप्टर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।